खिलाफ पाक फौज का मुल्क गीर ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू। बहरिया फजाइया तमाम सिक्योरिटी इदारे और खुफिया एजेंसियां मुआवनत फराहम करेंगी। ऑपरेशन का मकसद दहशत गर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करके मुल्क की सलामती को यकीनी बनाना है। लाहौर में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। पंजाब में रेंजर्स को इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत 60 दिन के लिए इख्तियारात देने की मंजूरी। रेंजर्स दहशत गर्दों के खिलाफ पुलिस और दूसरे इदारों की मुआवनत करेंगे। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास में फैसला। पाक फजाइया की खैबर एजेंसी के इलाके राजगल में कार्रवाई। मुतअद्दिद दहशत गर्द हलाक, ठिकाने तबाह। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में 8 दहशत गर्द मारे गए। मुख्तलिफ शहरों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, सैकड़ों मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। वज़ीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड के लिए $2 करोड़ 50 लाख डॉलर, पाकिस्तान टेक्सटाइल सिटी के लिए $1 करोड़ 20 लाख रुपए और ट्रांसमिशन लाइन मंसूबों के मुनाफे पर विद होल्डिंग टैक्स में छूट की मंजूरी। आइन के तहत किसी रुकने वाले में की नाअहली के लिए अदालती डिक्लेरेशन जरूरी है। दरखास्त गुजारों के इल्जामात के हक में कानूनी शहादत के तहत शवाहिद नहीं दिए गए जिनकी बुनियाद पर कोई डिक्लेरेशन जारी किया जा सके। बरामद दस्तावेजात केस में अटॉर्नी जनरल का इस्तदलाल। इमरान खान का मकसद एहतसाब नहीं इक़्तिदार है। खान साहब जान लें कि अदालतों से फैसले ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं, कानून और आइन के मुताबिक होते हैं। वज़ीर ममलिकत कैद तारिक फजल चौधरी और रुकन कौमी असम्बली सलाल चौधरी की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सहाफ़ती तंजीमों के वक्त की इस्लामाबाद में वज़ीर ममलिकत इत्तलात मरियम औरंगज़ेब और मुशर्रफ रहमान से मुलाकात। तंजीमें मुशर्रफ रहमान के खिलाफ दायर दरख्वास्त वापस लेने पर आमादा। जमहूरियत और सहाफ़त लाज़िम व मलज़ूम है। तमाम सहाफ़ी मेरी टीम का हिस्सा है और इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना मेरा फर्ज है। मरियम औरंगज़ेब। अमरीका में गैर कानूनी तारकीन वतन के गिर्द घेरा तंग। 6 रियासतों में कार्रवाइयाँ, 160 से जायद गैर मुल्की गिरफ्तार। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का अमरीका के बेदखल अफराद को अपने मुल्क में कबूल करने का ऐलान। और पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे मरहले का आज से दुबई में आगाज। कोयटा ग्लेडिएटर्स का मुकाबला कराची किंग्स से रात 9 बजे होगा। पॉइंट्स टेबल पर कोयटा ग्लेडिएटर्स 7 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त है। लाहौर कलंदर्स दूसरे, इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे और कराची किंग्स 5वें नंबर पर मौजूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन New SIM, new team, Wow 4G. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم والسلام عليكم. احييكم واقدم لحضراتكم نشرة الاخبار. وصل رئيس الوزراء نواف الشريف أنقرة في زيارة لتركيا تستغرق 3 أيام، وكان في استقباله في المطار وزير الشؤون الرياضية عاكف كاغاتيه والبرلمان والبارزين ونائب حاكم أنقرة. وسوف يشارك رئيس الوزراء في الاجتماع الخامس في مجلس التعاون الاستراتيجي الباكستاني التركي الذي يبدأ اعتبارا من اليوم. كما سيترأس نواف الشريف ونظيره التركي بن علي يلدرم الاجتماع أيضا. وتجدر إشارة إلى أن هذا المجلس تأسس عام 2009، وبموجب هذا المجلس سوف تتوجه 6 مجموعات عاملة إلى التعاون في مجال التجارة والطاقة والمصارف والمالية والاتصالات والسكك الحديدية والتعليم والثقافة والسياحة. كما سيلتقي رئيس الوزراء خلال الزيارة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويتباحث معه القيادة التركية العلاقات الثنائية والشؤون الإقليمية والعالمية. كما سيقوم رئيس الوزراء بزيارة إلى البرلمان التركي ليجدد التضامن مع القيادة والمؤسسات الديمقراطية التركية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في تموز من العام الماضي. ويضم الوفد الباكستاني وزير البترول شهد خقان عباسي ووزير التجارة خورم دستگیر والمساعد الخاص طارق فاطمي وكبار المسؤولين. أعلن الجيش الباكستاني الانطلاق بعملية رد الفساد في سائر البلاد، واستنادا إلى المدير العام لقسم العلاقات العامة في الجيش الميجر جنرال عاصم غفور، فقد تقرر في الاجتماع الأمني الذي عقد في مدينة لاهور برئاسة رئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوة تنفيذ عملية رد الفساد وفقا لمشروع العمل القومي. وتهدف العملية اتخاذ إجراءات ضد الإرهابيين بدون تمييز لتأمين سلامة البلاد. واستنادا إلى قسم العلاقات العامة في الجيش، فسوف تقوم البحرية والجوية وجميع المؤسسات الأمنية والقوات المدنية والعسكرية وأجهزة الأمن السرية بتوفير المساعدات. وستقوم قوات الصاعقة بالعمليات في إقليم البنجاب، وسيتم تحسين وضع الأمن على الحدود وتطهير البلاد من الأسلحة غير القانونية والمتفجرات. وتهدف العملية أيضا إلى تعزيز النجاحات التي تحققت حتى تاريخه والقضاء على ما تبقى من أخطار الإرهاب. التقى مستشار الخارجية الباكستانية سرتاج عزيز في العاصمة الإيرانية طهران وزير الدفاع الإيراني العميد حسين داخان، واتفق الجانبان على زيادة الإجراءات الأمنية على الحدود واستدعاء اجتماع لجنة أمن الحدود في القريب العاجل. كما درس الجانبان فتح نقطتين مرور إضافية في مواقع غبد رمضان ومند بشين. كما التقى مستشار الخارجية سرتاج عزيز وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، وتباحث معه بالإضافة إلى الشؤون في المنطقة والعالم الوضع في أفغانستان. وبهذا النبأ أيها السادة السادة نأتي لنهاية نشرة الأخبار. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं मोना आलम। सूबा सिंध पे अगर हम तवज्जो मरकूज करें तो हम जानते हैं कुछ एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव को देखते हुए कि जिस तरह के कॉम्बिनेशंस नजर आते हैं रूरल और अर्बन के एक मुनफरिद किस्म के कॉम्बिनेशंस हमें सूबा सिंध में नजर आते हैं। अगर यहाँ पर मजीद इसको बाइफिकेट करें इन दोनों में तो हम ये देखते हैं कि कराची यानी कि पूरे मुल्क का मुआशी हब होने के नाते एक उसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, ना सिर्फ इस पूरे सूबे के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए। साथ ही अगर रूरल सेंटर्स की बात करें दूसरी तरफ तो वहां पर जो कुदरती वसाइल हैं वो बेतहाशा हैं और उनकी एक्सप्लॉयटेशन ही उनको मुकम्मल तौर पे यूटिलाइज करना ही वहां की जिंदगी और वहां के मयार जिंदगी को बेहतर बना सकता है। यहाँ पर एक अगर नई रिप्रेजेंटेशन हम देख रहे हैं मरकजी हुकूमत की नई रिप्रेजेंटेशन बतौर 32nd गवर्नर सिंध मिस्टर मोहम्मद जुबैर के तौर पर नजर आती है, और इसके हवाले से आज ये जानने की कोशिश करेंगे इस खुसूसी नशिस्त में कि किस तरह से मरकज अपने इनिशिएटिव आगे बढ़ा रहा है ताकि सूबा सिंध और यहाँ पर मयार जिंदगी बेहतर हो सके, यहाँ पर ट्रिकल डाउन इफेक्ट यकीनी बनाया जा सके। इसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम ये देखते हैं कि जो कुछ डायनामिक्स हैं वो ये भी इस बात का इशारा करते चलते हैं कि ज्यादा वल्नरेबिलिटी भी बढ़ती है जब हम खास तौर पर सूबा सिंध और बिलखुसूस कराची की बात करते हैं उसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस को जानते हुए। वो वल्नरेबिलिटी खास तौर पर सिक्योरिटी एस्पेक्ट से किस तरह से केटर की जा रही है इसके ऊपर भी नजरसानी की आज कोशिश रहेगी। यहाँ पर वफाक के क्या इनिशिएटिव्स हैं और वफाक और सूबाई हुकूमत का जो एक अच्छा लाइजॉन है या बेहतर कोऑर्डिनेशन है, क्या हम इस नई लीडरशिप से, क्या मरकजी हुकूमत की इस नई रिप्रेजेंटेशन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पूरे विजन को होलिस्टिकली जानेंगे और साथ में यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बात करते हुए ये भी जानेंगे कि उनके सोल्यूशन ओरिएंटेशन कहाँ पर मौजूद है। बहुत ही अफसोसनाक जो 7 धमाका पिछले हफ्ते ही पेश आया था, हमने देखा कि उसके बाद जिस तरह से हलाकतों की तादाद बढ़ी, रीसेंट टाइम्स में कहा जा सकता है कि ये एपीएस के बाद दूसरा बड़ा धमाका था इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड विद कैजुअलिटीज। लिहाजा किस तरह से सिक्योरिटी टाइटनिंग इंश्योर की जा रही है, सिक्योरिटी के तमाम पहलुओं को किस तरह से देखा जा रहा है, कैटेगोरिकली इसके बारे में भी जानेंगे। मेरे साथ इस खुसूसी निशिस्त में तशरीफ फरमा है मिस्टर मोहम्मद जुबैर, 32nd गवर्नर सिंध। बहुत शुक्रिया सर और कंग्रेचुलेशन फॉर योर अपॉइंटमेंट फर्स्टली, क्योंकि आपसे मुलाकात ऑन एयर इसके बाद पहली दफा हुई है तो मेरा ख्याल है फेलिसिटेशन बनती हैं। वेरी ऑप्टिमिस्टिक विद योर विजन सर।
सबसे पहले आपके इनिशियल रिमार्क से शुरू कर लेते हैं, सिंध को लेके और बिलखुसूस कराची को लेके आप क्या कैसे इन्विजन कर रहे हैं? देखिए, आपने अच्छा इंट्रोडक्शन किया था कराची के हवाले से और सिंध के हवाले से। एक तो कराची में पिछले 20-25 साल से बदलनी रही है और बहुत ही लार्ज स्केल पर रही है। और एक वक्त तो था, मेरा ख्याल है कराची को कहा जाता था कि दुनिया का सबसे डेंजरस शहर है। और वैसा शहर 2013 जून में जब हुकूमत आई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, तो उस वक्त ये शहर की हालत थी। और हम सबको पता है कि वो शहर में जो मेन जो गड़बड़ थी वो कहाँ से हो रही थी। बहुत ही शॉर्ट में अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप उस वक्त के हालात देखें 2013 और आज से मुवाजना करें तो बिल्कुल बदल चुका है कराची। और कराची का जो एक मरकज़ था 90, मेरा ख्याल है अब लोग जो हैं न्यू जनरेशन विल नॉट इवन रिमेंबर कि 90 किधर था, लेकिन तमाम जो कहते हैं ना सड़कें जा रही थी पहले 90 पर, और वहाँ से मंसूब था तमाम गड़बड़। और वो जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स थी वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। और इंशाअल्लाह ताला नॉट ओनली मी बट सिंध की हुकूमत और तमाम अब उनके अपने साथी जो हैं उन्होंने भी डिनाउंस कर दिया है। और लॉ एंड ऑर्डर की ये जो बेहतर सूरत हाल है, ये एक मेजर इनिशिएटिव था सितंबर 2013 में जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने इधर ही गवर्नर हाउस कराची में बैठ के लिया था। वहाँ ऑपरेशन का फैसला किया गया था, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो थी वो मौजूद थी। मसला ये था कि कराची को बेहतर करना क्यों ज़रूरी है। जाहिर है कोई भी शहर हो, कोई भी कस्बा हो, उसमें इतनी सीरियस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो तो उसको ठीक तो करना है। तो ठीक करने का सबसे बड़ा मकसद जो कराची का था, कराची की अहमियत इस हवाले से थी कि कराची आपने खुद का पाकिस्तान का माशी कैपिटल है। और कोई भी फाइनेंशियल हब दुनिया का हो, वो अगर इतनी हालत ख़राब रहेगी और इतने अरसे तक हालत ख़राब होगी तो वो पूरे मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाएगा। और वो ऐसा ही हुआ था। तो पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को पुल डाउन कर दिया था कराची ने, क्योंकि यहाँ से सब कुछ जनरेट हो रहा था, इन्वेस्टमेंट यहाँ आता था, इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ क्रिएट होती थी, जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा यहाँ होती थी। तो वो जो एक फिजा थी एक माशी हब की, वो बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हुई। तो इन्वेस्टमेंट तो छोड़ दें, एक इंडिविजुअल का बाहर से आना मुश्किल हो गया था। और उसकी एक और मैं आपको कंपैरिजन बताऊं कि कितना ख़राब कराची का बाकी कंट्री के मुकाबले में। वो 12 मई 2007 एक बहुत इम्पोर्टेंट डे था। इफ्तिखार चौधरी साहब फॉर्मर चीफ जस्टिस, वो पूरे मुल्क में जा रहे थे अपने कैंपेन करने के लिए, वॉट एवर दैट कैंपेन वॉज। तो एबटाबाद, लाहौर, साहिवाल, रहीम यार खान, हर जगह वो जा रहे थे और एक पत्थर नहीं फेंका गया था। सेम पर्सन उसी दौरान कराची आते हैं, 58 पीपल डेड दैट डे। वो एयरपोर्ट से नहीं बाहर निकल सकते। कराची ऐसे लग रहा था एक वॉर जोन है, कंटेनर्स लगे हुए थे, मेहम था, फायरिंग हो रही थी। 58 तो डेड थे और पता नहीं कितने इंजर्ड हुए होंगे। और जो टारगेट मीडिया के लोग टारगेट हो रहे थे। सो आप सोच सकते हैं कि कराची इतना खराब हो चुका था। तो वहां से लेके आना और 90% इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के जो खिलाफ वर्जियां थी, जिसमें टारगेटेड किलिंग भी थी, भत्ता भी था, किडनैपिंग फॉर रैंसम भी था और शट डाउन भी थे, लैंड ग्रैबिंग भी थी, चाइना कटिंग, पता नहीं मतलब कराची मशहूर किन वजह से हो गया। तो हमारा जो मकसद था कि कराची को फ्रंट पेजेस पर और मेन न्यूज में लाना है फॉर इट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, और दुनिया के सामने एक जो परसेप्शन क्रिएट किया है उसको ठीक करना है। तो एक फर्स्ट स्टेज था कि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया जाए। सेकंड स्टेज अब ये आ गया कि अब हमें एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इनिशिएटिव लेना है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्रिएट करना है। पूरा कैलेंडर साल का फिलअप कर देना है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के हवाले से, ताकि हम बार बार बिकॉज जाहिर सी बात है ये इतनी खराब सिचुएशन है कि परसेप्शन ठीक होते होते बहुत टाइम लगेगा। तो इवन व्हेन द रियलिटी बिकम्स गुड, दैट स्टिल हैज टू बी प्रोजेक्टेड प्रॉपर्ली। तो पाकिस्तान की स्टोरी के साथ साथ कराची की स्टोरी को भी बार बार रीइंफोर्स किया जाएगा। जहां तक सिंध का ताल्लुक है, इंटीरियर सिंध का ताल्लुक है, अगेन कराची खराब होने की वजह से सिंध बुरे तरीके से मुतासर हुआ। बिकॉज जाहिर सी बात है कराची सिंध का हिस्सा है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट तो सिंध के अवाम होंगे। तो एक तो जो गैप था
बिटवीन अर्बन एंड रूरल सिंध वो बढ़ता चला गया। जो बेनिफिट्स कराची की वजह से रूरल सिंध में जा रहे थे या जाने चाहिए थे वो खत्म हो गए। एक जो जिसको आप कहते हैं ना अर्बनाइजेशन का एक अमल जो होता है विच इज अ पॉजिटिव अमल, तो वो तकरीबन मफलूज हो गया। बिकॉज कराची लोग क्यों हैं इंटीरियर सिंध, तो यहाँ क्या रखा है, यहाँ तो सेफ्टी नहीं है, जान की तो इन्वेस्टमेंट या नौकरी भी मिलने का कोई चांस नहीं है, तो वो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस वो भी रुक गया। तो मेरा ख्याल है, और फिर उसकी वजह से अर्बन रूरल डिवाइड हो गया, पॉलिटिकल डिसहार्मनी हो गई, एथनिक डिसहार्मनी हो गई। तो ये तमाम चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। तो एक तरफ तो लॉ एंड ऑर्डर पर कंटिन्यूड फोकस बिकॉज बहुत सेंसिटिव स्टेज पर है, और दूसरे इकोनॉमिक इनिशिएटिव ऑन अ मैसिव स्केल, बिजनेस इनिशिएटिव ऑन अ मैसिव स्केल, तीसरे इंटीरियर सिंध में जाके वो काम करना कि जिससे उनको ये फील हो कि फेडरल गवर्नमेंट की नजर में इंटीरियर सिंध कम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हमारा फोकस है। और ऑब्वियसली इन द ईयर्स टू कम, जिस तरह पंजाब में अगर आप जाएंगी तो पंजाब में सिर्फ लाहौर डेवलप नहीं है, आप सियालकोट चले जाएं, आप फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, रावलपिंडी, ये सारे वो शहर हैं जो पिछले 30 साल में शक्ल बदल गई है उनकी। और अगर हम सिंध को देखें तो अनफॉर्चुनेटली कराची जो था वो भी गिर गया, और साथ में इंटीरियर सिंध जो था वो नथिंग हैपेंड देयर। मतलब थोड़ी सी सर ये कि सदर्न पंजाब को भी आप इंक्लूसिव करके बात करें। मैंने मुल्तान का जिक्र किया, मैंने रहीम यार खान का जिक्र किया। आप रहीम यार खान जाएंगी तो आपको रात को आप रेस्टोरेंट्स में जाएंगी तो आप हैरान रह जाएंगी द क्वालिटी ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। मुल्तान में तो मेट्रो बस सर्विस चल रही है, बट इट्स नॉट जस्ट मेट्रो बस सर्विस। आप सिर्फ उस बिकॉज अर्बनाइजेशन बहुत हो गई ना, एजुकेशन हैज गॉन देयर, प्राइवेट स्कूल्स का नेटवर्क है, कॉलेजेस का नेटवर्क है, यूनिवर्सिटीज का नेटवर्क है, हर जगह तो एंटरप्रेन्योरशिप है, पीपल आर इन्वेस्टिंग। ऑब्वियसली जहां होना चाहिए था वहां तो नहीं है, जो हम सब मेरे ख्याल है पाकिस्तानी चाहते हैं, लेकिन हम कंपैरिजन कर रहे सिंध वर्सेस पंजाब जो हमेशा करते बिल्कुल। और वो जो आपने साउदर्न पंजाब का चूंकि जिक्र किया था, मैं वो एग्जैक्टली दैट रियलाइजेशन हैज टू बी हियर कि अगर आप पिछले 6-7 साल में देखेंगे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो साउदर्न पंजाब की एज अ टोटल वर्सेस परसेंटेज ऑफ बजट स्पेंडिंग जो है दैट इज फार मोर देन द पॉपुलेशन परसेंटेज। किस लिए? इस वजह से कि गैप था, और गैप को फिलअप करने में 1 साल नहीं काफी साल लगते हैं, और उसको करने के लिए क्या है, उसकी स्पेंडिंग ज्यादा की जाए बनिस्बत उन शहरों से जो ऑलरेडी ज्यादा डेवलप्ड हैं। फॉर सिंस वी ऑलवेज नोन, आपने कंपैरिजन भी ठीक किया है कि जितना बजट एलोकेशन एक अलग मामला है, बजट स्पेंडिंग एक अलग मामला है। तो आपने अच्छा है कि आपने उसको प्राइमरीली फोकस किया है, स्पेंडिंग की बात की है। लेकिन यही तमाम चीजें गवर्नर साहब ये हैं तो तमाम चीजें प्रोविंशियल डोमेन्स, एंड व्हेन वी आर मेकिंग अ कंपैरिजन, आप उस हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं जिनकी वाकई पंजाब में उनकी प्रोविंशियल जो कारकर्दगी है कंपैरेटिवली, हम इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि वो बेटर ऑफ है देन एवरीवन एल्स। यहाँ पर कराची में और बिलखुसूस सिंध में अगर कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट, कोई सिमिलर पैटर्न हम लोग अगर रेप्लिकेट कर सकते हैं तो आप इस हवाले से क्या करेंगे अपने रोल में? उसमें 2 चीजें हैं। एक तो फेडरल गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि क्या ऐसे हम फेडरल प्रोजेक्ट्स, फेडरली फंडेड प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं या पार्टनरशिप कर सकते हैं सिंध हुकूमत के साथ या लोकल गवर्नमेंट के साथ या प्राइवेट सेक्टर या वो मैं आ रहा था या प्राइवेट सेक्टर के साथ। एक तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप या सिंध हुकूमत के साथ। तो हम बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एक तो उसके थ्रू आप ये इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को कंड्यूसिव बना सकते हैं, और दूसरा जो प्योर इकोनॉमिक इनिशिएटिव थ्रू द प्राइवेट सेक्टर। क्योंकि हर चीज हुकूमत नहीं करती, हुकूमत का तो काम प्राइमरीली जो है वो ऐसा माहौल क्रिएट करना है जिसमें बिजनेसेस फ्लरिश कर सकें, और उसके लिए एक तो सिक्योरिटी का माहौल इम्प्रूव करना और कंटिन्यूड बेसिस पर इम्प्रूव रखना, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा हो कि चाहे वो सड़कें हैं, चाहे वो लाइट्स हैं, चाहे वो गैस की सप्लाई है, बिजली की सप्लाई है, रोड नेटवर्क है, मोटरवेज हैं, ये चीजें करना ताकि उसको ऐसा माहौल हो जिसमें बिजनेसेस करना आसान हो। सो एक तरफ तो फेडरली फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बहुत से इंपॉर्टेंट हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का
जो ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट है कराची का, इंशाल्लाह ताला इस साल के आखिर तक वो कंप्लीट हो जाएगा. एंड दिस इज द बेस्ट थिंग दैट विल हैपन टू कराची इन द लास्ट 50 years. आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आज कराची का देखें तो मायूस कुन है. मेरा ख्याल है फॉर एनी फाइनेंशियल हब ऑफ द कंट्री इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकता था. ये वही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो सन 70 में था. सिर्फ फर्क ये है कि उस वक्त ये नई बसें थी, वैगन थी, आज वो 50 साल चल चुकी हैं. और आज अगर हम देखें तो मेरा ख्याल है हम सबके लिए एक, मैं क्या कहूँगा, बायस शर्म है कि अवाम जो है छतों पर चढ़े हुए हैं और गिर रहे हैं बाहर और सारी खिड़कियां टूटी हुई हैं और हमने एक्सेप्ट किया हुआ है वो एज अ वो. अब यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं या दूसरे पॉलिटिशियंस हैं वो मेट्रो बस सर्विस को तो भरपूर अंदाज में क्रिटिसाइज करते हैं. तो मेरा ख्याल है वो अगर क्रिटिसाइज अगर आप कर रहे हैं तो आपको भी तो कुछ करना था या नहीं करना था. आपको कम से कम एक नॉर्मल बसेस तो ले आते कि जिसमें एक अवाम जो एक मेंबर है हमारी कंट्री का, जो पाकिस्तानी अवाम है, उनकी हमें फीलिंग का इतना एहसास तो होना चाहिए कि वो किस तरह से सफर करते हैं. और ये कराची है, ये इसमें 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे का सफर है हर रोज, एक तरफ जाना एक तरफ आना. तो आप सोचें, तो ग्रीन लाइन का मैं जिक्र कर रहा था कि दैट विल बी मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने इनिशिएटिव लिया है कराची के हवाले से. हालांकि आपने सही कहा ये प्रोविंशियल डोमेन है, ये फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, लेकिन ये बहुत अच्छा डिसीजन था. इसी तरह से पानी की जो कमी है और इतना शदीद बहरान है कराची का, उसमें हम सिंध की हुकूमत के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं K4 का. वो इंशाल्लाह ताला अगले साल मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा. इसके अलावा हम लियारी एक्सप्रेसवे जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट सड़क है जिसमें ट्रैफिक के हवाले से कराची के बिल्कुल तब्दील हो जाएगा. वो भी एक जॉइंट सिंध की हुकूमत के साथ हमारा मंसूबा है और अब हम उसको बहुत तेजी से आगे लेके जा रहे हैं. इंशाल्लाह ताला सितंबर तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा. उसके अलावा हम हेल्थ सेक्टर में बहुत से इनिशिएटिव्स ले रहे हैं. एक तो फेडरल प्रोग्राम है जिसमें फ्री मेडिकल फैसिलिटी है और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इस किस्म का प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम. और वो एज एन एक्सपेरिमेंट 2-3 उसमें इस्लामाबाद में इस वक्त जारी है और भी थोड़े से सिटीज में. उसको हम सिंध में अब लॉन्च करने जा रहे हैं और 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट्स में हम उसको लॉन्च करेंगे. और वो एक बहुत ही एक ऐसी फैसिलिटी होगी जो अवाम वहाँ से भरपूर फायदा उठा सकेंगे और मुफ्त इलाज करा सकेंगे हर किस्म का. प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त अस्पताल इलाज करा सकेंगे, चाहे वो हार्ट का प्रॉब्लम हो, चाहे प्रेगनेंसी हो, चाहे छोटी बीमारी हो. और इसके साथ साथ हम हॉस्पिटल्स कुछ इनिशिएट कर रहे हैं जो अगेन ये फेडरल प्रोग्राम है फॉर द एंटायर कंट्री. उसमें सिंध का भी जाहिर है हिस्सा है. वो भी हम इंशाल्लाह अगले 1 महीने में उसका इफ्तिताह कर देंगे 3 या 4 अस्पतालों का. और उसके अलावा हम एजुकेशन क्योंकि हम समझते हैं उसमें भी फेडरल हुकूमत को कुछ अपनी कमिटमेंट करनी चाहिए. तो वो भी हम बहुत जल्द कुछ यूनिवर्सिटीज़ का अनाउंस करेंगे, स्टार्ट करेंगे. और इसके अलावा कुछ नए प्रपोजल्स हैं. मिसाल के तौर पर जो ये इंडस्ट्रियल हब्स हैं कराची में, क्योंकि जब हम कहते हैं कि कराची में इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज करनी है तो इसका मतलब पाकिस्तान में मईशत को तेज करने का प्रोग्राम है. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेते हुए कि फेडरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेडरल गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए हम इंडस्ट्रियल हब्स की अपग्रेडेशन की बात करते हैं. क्योंकि अभी अगर आप तो पोर्ट कासिम है जिस तरह मिसाल के तौर पर, तो वहाँ के रोड नेटवर्क आप देखें, बिजली देखें आप, इवन स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बूस्ट करना. फिर जब हम इन्वेस्टर को वहां लेके जाएंगे तो हम कुछ दिखा तो सकते हैं. आज हम ये कहें कि पाकिस्तान का नंबर 1 इंडस्ट्रियल जोन है एंड यू कांट इवन गो थ्रू प्रॉपरली, तो मेरा ख्याल है वो उसको एक मेजर बूस्ट होने की जरूरत है. यानी कि ये तनकीद गलत है कि सिर्फ नए इंडस्ट्रियल जो जोन्स हैं जो सीपेक के तहत मुल्क भर में बनेंगे उनके ऊपर तवज्जो है. एग्जिस्टिंग जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं बिकॉज वो वहाँ आप देखे ना कि एंड ऑल अलाइक पोर्ट कासिम का आपने जिक्र किया है, नूरियाबाद साइट है, कुरंगी है जी, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं. तो हम इंशाल्लाह ताला सब पर हमारा प्रपोजल अभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं फाइनल, और उसको ताकि जब हम ये कह रहे हैं, और इसमें जो लॉजिक है क्योंकि जाहिर है आपका प्रोग्राम लोग पूरे पाकिस्तान में देख रहे होंगे,
तो वो एक क्वेश्चन है कि जी इंडस्ट्रियल हब्स तो पंजाब में भी हैं, KP में भी हैं और दूसरी जगह भी हैं, तो वहाँ क्यों नहीं फेडरल इनिशिएटिव? हालांकि मुख्तलिफ चीज़ों में फेडरल इनिशिएटिव है, बट यहाँ की खास नोयत है। एक तो ये कि कराची का कॉन्टेक्स्ट पिछले 15, 20, 25 साल का जो यहाँ बहरान रहा है और जो पाकिस्तान को जिसकी वजह से लॉस हुए, और मैं ये कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो डायरेक्ट लिंकेज है और सबसे ज़्यादा अहमियत है पाकिस्तान की मईशत की, वो कराची की मईशत से जुड़ी है। तो इट्स नॉट फॉर कराची, इट्स अ पाकिस्तान प्रोजेक्ट दैट वी आर इनिशिएटिंग। तो कराची में इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। और मैं यहाँ आपके नाज़रीन को एक चीज़, मतलब एक सिंपल सी स्टैटिस्टिक्स दे दूँ फ्रॉम अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट, कि जो फर्स्ट 40-42 ईयर्स थे पाकिस्तान के, फिनोमिनल ग्रोथ था पाकिस्तान का, तकरीबन एवरेज 6% था, एंड दैट इज फिनोमिनल फॉर एनी कंट्री। और दैट इज वाई पाकिस्तान पर सबकी नजरें थीं और पाकिस्तान अप्रिशिएट हो रहा था कितने जबरदस्त। वो जो ग्रोथ थी दैट वाज प्राइमरीली कराची लेड ग्रोथ। बिल्कुल। और कराची लेड ग्रोथ इसलिए थी कि कराची वाज अ वाइब्रेंट प्राइवेट सेक्टर सिटी, कि ये इट वाज डिपेंडेंट ऑन अ वाइब्रेंट प्राइवेट सेक्टर, और उसको बहाल करने की जरूरत है। और जब से यहाँ गड़बड़ शुरू हुई तो लास्ट 27-28 साल के अगर आप देखें तो जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान की जो ग्रोथ है उसमें कमी आई है। एवरेज ग्रोथ 4%, 4.2% तकरीबन। तो वो डायरेक्टली, वो तो बिल्कुल क्लियर है कि कराची चला। ऑब्वियसली सेवरल अदर फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड, बट सबसे बड़ा फैक्टर जो रहा है पाकिस्तान की ग्रोथ स्टेबल होने का, वो कराची का बहरान रहा है। तो दैट इज वाई हमने पहले से अपने इकोनॉमिक प्लान में जो 2013 इलेक्शन से पहले बनाया था, उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स था फिक्स कराची एंड फिक्स पाकिस्तान ऑन अ सस्टेनेबल ग्रोथ पैटर्न। इससे पहले मैं सर सिक्योरिटी के पहलू पे आऊँ, कराची के बारे में जब हम बात कर रहे हैं मुआशी हब, तो जस्ट टू हैव अ बेटर रिप्रेजेंटेशन या क्लैरिटी ऑफ दिस, क्योंकि टैक्स जनरेशन में कराची लीड करता है, मुल्क का बेशतर रेवेन्यू यहाँ से इस अकेले वाहिद शहर से जनरेट होता है। यहाँ पर फिर कुछ अलग भी फिनोमिनन सर फिर आते हैं अमल में, जैसे टेरर फाइनेंसिंग आता है, जैसे इसी की वजह से इसके रिसोर्सेज पर हावी होना या इसके ऊपर एक अथॉरिटी रखना सबकी ख्वाहिश रहती है, पॉलिटिकल डिवाइड, सेक्टेरियनिज्म, ये तमाम भी जो फिनोमिनन है हमें लगता है कि साइड बाय साइड चलते रहते हैं। आपको लगता है ये कुछ कर्टेल हो पाए हैं और हुकूमत का इस तरफ भी कोई ध्यान है, तवज्जो है, क्योंकि ये कुछ अनयूजुअल बातें हैं। देखिए, जब हम सिक्योरिटी के हवाले से बात कर रहे थे, कराची में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बात कर रहे थे और उसको फिक्स करने के, तो तमाम एस्पेक्ट्स के हवाले से कर रहे थे। सिर्फ ये MKM के हवाले से नहीं बात हो रही थी कि MKM को फिक्स करना है या अल्ताफ हुसैन को करना है। हम ओवरऑल कराची के सिनेरियो को, उसमें और भी सेक्टेरियन पार्टीज ऐसी हैं और भी कुछ ग्रुप्स ऐसे यहाँ बन गए, क्योंकि जब एक दफा माहौल खराब होता है तो फिर हर एक अपॉर्चुनिटी उसमें लेता है। तो उन्होंने कहा भत्ता अगर एक पार्टी ले रही है तो हम क्यों न लें। तो अगर कोई गन कोई एक पार्टी ने उठाई है तो दूसरी पार्टी भी उठा लेगी। और फिर ये कुछ कहते हैं कि हमने तो डिफेंस में उठाई है अपने, और वो डिफेंस में उठाते उठाते ऑफेंस में। थैंक यू फॉर बीइंग स्पेसिफिक कि आप एक पार्टी की तरफ इशारा नहीं कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, लेट्स बी फेयर एंड ऑनेस्ट अबाउट इट। तो कराची की जो तबाही में बहुत से किरदार शामिल हैं, और मैं तो ये कहूँगा कि उसमें हुकूमतें शामिल रही हैं। तो हम सिर्फ एक ग्रुप की बात नहीं कर रहे, क्योंकि एक तो द स्टेट या जो भी हुकूमतें थी उनका फर्ज था कि उसको कंट्रोल करना, बल्कि इंस्टेड उन्होंने उनको इनकरेज करना शुरू कर दिया। तो एक, और फिर दूसरा ये है कि आप एक थोड़ी सी नरमी दिखाएं कि एक कोई चीज खराब हो और उसको एक्सेप्ट कर लें फॉर पॉलिटिकल रीजन, फॉर पॉलिटिकल कंपल्शन, तो वो फिर दैट लीड्स टू देन मोर एंड मोर एंड मोर until it becomes a monster, और फिर उस मॉन्स्टर को डील करना उतनी मुश्किल हो जाता है। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। आई मीन 25-30 साल आखिरकार इतना खराब हालात रहे, और पूरा कौम और कराची और सब देखते रह गए कि ये हुआ क्या हमारे साथ। कि जी सब कंप्लेन तो कर रहे थे, लेकिन कोई इफेक्टिव स्ट्रेटजी नहीं थी, कोई सोल्यूशन नहीं था, कोई ये नहीं था। और इस दौरान आप देखें कि एक मिलिट्री गवर्नमेंट आई जनरल परवेज मुशर्रफ की, और मिलिट्री गवर्नमेंट के पास तो कोई पॉलिटिकल कंपल्सन का भी रीजन नहीं होना चाहिए कि जी वो क्यों कर रहे हैं, उनके तो नंबर्स तो नहीं चाहिए उनको। ऑन कॉन्ट्ररी दूसरा परसेप्शन है कि उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा हवा दी या उनको एनकरेज किया अपनी इस किस्म की एनकरेज किया। मैं थोड़ा सा वो एक, बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट कि हिस्ट्री के हवाले से कि
انفیکٹ جو دو پولیٹیکل پارٹیز پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی جو کہ الٹرنیٹولی آ رہی تھی 90 کی دہائی میں، انہوں نے رسک لیا. 92 میں ملٹری آپریشن ہوا، 92 میں ملٹری آپریشن ہوا، جبکہ اگر آپ نمبرز دیکھیں نیشنل اسمبلی میں ایم کیو ایم واز اے کولیشن پارٹنر ایٹ دا فیڈرل لیول ود پی ایم ایل این، اور جو کولیشن پارٹنرز تھے ان کو بالکل میجورٹی 2-4 ووٹوں کی تھی، اور ایم پی ایم کے خلاف آپریشن کا مطلب یہ تھا کہ یو رسک بینگ آؤٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ، بٹ وہ رسک لیا گیا، آپریشن کیا گیا. اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کی دوسری حکومت آئی تھی، جنرل نصیر اللہ بابر نے آپریشن کیا اور بڑا میسو آپریشن کیا. اگین کوئی پولیٹیکل کمپلشن نہیں دکھائے. جب بھی یہ جو آپریشنز کی آپ بات کر رہے ہیں یہاں پر میں یہ کمپلیٹ کر لوں، میں کمپلیٹ کر لوں. ہاں. پھر اس کے بعد جب دوسری حکومت آئی پی ایم ایل این کی تو یہاں گورننس رول لگا جب حکیم سعید کی شہادت ہوئی. سو اگین ایک ایسپیکٹ تھا جو کہ آپ نے پولیٹیکل کمپلشنز کو چھوڑ کے پاکستان کے مفاد میں ایک ایسے ایفرٹ کی کہ جی یہ ضروری ہے، لیکن انفارچونیٹلی جنرل پرویز مشرف نے آ کے چابیاں جو تھیں وہ پکڑا دی کہ جو مرضی کرنے کریں، اور اس میں ایسے انفارچونیٹ چیزیں ہوئیں جو پوری قوم کو پتہ ہے کہ وہ پولیس کے سپاہی یا افسران جنہوں نے اس 90 کی دہائی میں آپریشنز میں حصہ لیا تھا، جو ان کا فرض تھا، جو حکومت نے ان کو آرڈر دیا تھا، ان کو چن چن کے مارا گیا. اور ہم نے بالکل اسٹیٹ واز جسٹ سائلنٹ اباؤٹ دا ہول تھنگ اینڈ واچنگ دا اسپیکٹیکل. ابھی میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پوری قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ابھی ہم نے کہا کہ اگست میں الطاف حسین نے ایک اسٹیٹمنٹ دی جس پر نیچرل ریئیکشن اور بڑا اچھا ریئیکشن پوری قوم کا آیا، لیکن الطاف حسین نے تو 2004 میں دلی میں کھڑے ہو کے اسٹیٹمنٹ دی تھی، اینڈ ہی واز پارٹ اینڈ پارسل اینڈ لائک دس ود جنرل پرویز مشرف. تو انہوں نے کہا تھا کہ پارٹیشن سے زیادہ بری چیز ہیومینٹی میں کبھی نہیں ہوئی، مین کائنڈ کی ہسٹری میں نہیں ہوئی. اور وہ اس کی سمبلزم دیکھیں دلی میں وہ کہہ رہے تھے. نہیں اس میں کوئی شک نہیں، بیسک آئیڈیالوجی کو پاکستان کی چیلنج کیا جاتا تھا. گورنمنٹ آف دا ڈے واز جسٹ فائن ود دیٹ. سو اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 2013 کا پہلا انتخابات تھے جس کے بعد جو حکومت بنی فیڈرل گورنمنٹ میں، فرسٹ ٹائم سنس 1988 ایم کیو ایم واز ناٹ آفرڈ ٹو جوائن ایز اے پارٹنر. مجھے اجازت دیجیے گا ان ٹاکس ود 32nd گورنر سندھ مسٹر محمد زبیر. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ریٹروسپیکٹ کی ہم نے بات کی ہے، لیکن جب بریک کے دوسری طرف ہم بات کریں گے تو ہم لوگ موجودہ حالیہ سیناریو میں یہ جانیں گے کہ اگر کوئی بائسز تھے معاشی طور پہ یا سیکیورٹی سچویشن کو بہتر بنانے میں، تو کیا اب موجودہ حکومت کے ٹینیور میں اور ان کی پالیسیز کے ذریعے ان بائسز کو دور کیا جا رہا ہے. اسٹے ود اس، ویل بی بیک. ویلکم بیک ٹو دا ڈسکشن ان ایکسکلوسیو ٹاکس ود 32nd گورنر سندھ مسٹر محمد زبیر. بریک سے قبل جیسے آپ نے دیکھا بھی تھا ہم لوگ معاشی پرسپیکٹو پہ اور تھوڑا ماضی میں چلے گئے تھے، اس کے اوپر بات کرنا ضروری تھا کیونکہ اسی کے ذریعے پھر ہم حال پہ آتے ہیں اور ماضی کی غلطیوں سے ہمیشہ سیکھنے کی بات کی جاتی ہے. کیا ان ماضی کی غلطیوں سے سر سیکھا گیا؟ ابھی جو موجودہ آپریشن ہے، ہم لوگ لائزون کی بات کرتے ہیں کہ حکومتی لائزون پروونسز کا اور وفاق کا ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر بھی کچھ اس طرح کی مس کوآرڈینیشن میں کہوں گی نظر آئی، خاص طور پہ سیکیورٹی پہلوؤں پہ. کہا جاتا تھا رینجرز کی ایکسٹینشن، مطلب کوئی پرانی باتیں نہیں ہیں یہ ساری. پھر جب وہ بات کی جاتی تھی کہ اس کا دائرہ کار انٹیریئر سندھ میں بڑھایا جائے تو وہاں سے بات کی جاتی تھی کہ سدرن پنجاب میں آپریشن کیوں نہیں کیا جا رہا. آپ کو لگتا ہے سر کہ اب یہ بائسز ایڈریس ہو رہے ہیں؟ پروسکرائبڈ جو آرگنائزیشنز ہیں نئے نام سے فنکشن کرنے لگتی ہیں، کافی ساری اس طرح کے لوپ ہولز ہیں جو کہ اسکیپس بن چکے ہیں، ان کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے؟ آپ نے یہ کہا کہ کیا ہم نے سیکھا ایز اے نیشن، میرا خیال ہے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. اور ایک تو میں یہ کہتا ہوں کہ اسی وجہ سے ہم نے جو سیکھا ہے the future of Pakistan will be far far better than the past. Inshallah. اور وہ ہماری غلطیاں جو ہم نے کی تھیں، اور میں کسی ایک پارٹی یا کسی انسٹیٹیوشن کو نہیں بلیم کر رہا، سب نے کنٹریبیوٹ کیا اس میچ میں، اور وہ میرا خیال ہے اب وقت آ گیا کہ ہم اس کو ٹھیک کریں. اور اس کو ٹھیک کرنے کا ایک دو تو بڑے سمپل فارمولاز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا ایز گورنر فار ایگزامپل جو میرا رول ہے، یا فیڈرل گورنمنٹ کے ریپرزنٹیشن کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ کو
का रोल है कि क्या हम इवन छोटी से छोटी गलती भी पॉलिटिकल कंपल्शन या पॉलिटिकल रीजंस के लिए एक्सेप्ट करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की खिलाफ वर्जी को हम बर्दाश्त करेंगे या नहीं करेंगे, छोटी से छोटी भी। तो मेरी तरफ से मैंने अभी आपके प्रोग्राम में भी कह रहा हूँ, मैंने जितने भी यहाँ सिक्योरिटी के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको भी कहा है कि इवन अगर PMLN का कोई बड़े से बड़ा लीडर हो या वर्कर हो और अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी करे तो उसको बिल्कुल आप मेरे से ना पूछें, मैं कभी भी इंटरफेयर नहीं करूंगा, बिकॉज दैट विल सेट द स्टैंडर्ड। तो मैं फिर और किसी पॉलिटिकल पार्टी को कैसे एक्सेप्ट करूंगा और अलाउ करूंगा वो। तो एक कॉमन, क्योंकि हम जब देखते हैं और खास तौर पर अगर हम कराची के हवाले से बात करते हैं या पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं तो 20 करोड़ अवाम तो में से 99% तो बिल्कुल मासूम होते हैं। तो हमें उनका ज्यादा पॉलिटिकल कंपल्शन की जब हम बात करते हैं तो हमें उनका ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल, बेशक। कि हम ये कह रहे हैं कि ये थोड़े 2, 4, 10, 100, 200 लोगों को वो खुश रखने के लिए 20 करोड़ अवाम को ना आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है क्योंकि सफर तो वो करेंगे, माशी लिहाज से वो सफर करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से वो सफर करेंगे, और यही किस्सा हमने देखे कि अगर सख्त से सख्त तरीके से अगर हम लॉ को अप्लाई करते शुरू दिन से तो इस स्टेज तक हम आते ना। तो एक तो ये बिल्कुल सिंपल सा सबक है। दूसरा ये है कि आप और वो जो सफर था, माशी सफर था, वो बीच में ना रुकता और हम एक एज अ नेशन आगे बढ़ते चले जाते। दूसरी चीज जो मेरा ख्याल है हमने सीखी है, एक तो ये है कि जी आप कोई पॉलिटिकल कंपल्शन न करें। द अदर थिंग जो मेरा ख्याल है एज अ नेशन हमने सीखी है और जिस पर अभी सब कमिटेड हैं इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस। और वो बड़ा सिंपल है, यही इसमें भी अगेन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो तमाम ममालिक करते हैं, जो अमेरिका ने 250 साल से कर रहा है, जो बरतानिया कर रहा है, जो यूरोप कर रहा है, इंडिया कर रहा है सन 47 से लेके और चीन कर रहा है मिसाल के तौर पर। मैं ये सिस्टम की नहीं बात कर रहा, सिस्टम जो भी आपने अपनाया है, आपने चाइना ने 1 पार्टी सिस्टम है और वो 1 पार्टी सिस्टम है। सो कोई कंफ्यूजन या अनसर्टेनिटी नहीं है कि चाइना में अगले साल कौन सा सिस्टम होगा। सो इन्वेस्टर के लिए, बिजनेसमैन के लिए, अवाम के लिए बड़ी सर्टेनिटी है। तो सर्टेनिटी वाज द पार्ट दैट वाज मिसिंग इन पाकिस्तान। और मैं आपको उसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि 19 मिसाल के तौर पर यू गो बैक टू 1960s कि 1960s में जो पाकिस्तान में रहते थे या पाकिस्तान पर जिनकी नजर थी उनको बिल्कुल नहीं पता था कि 70s कैसा होगा पाकिस्तान। अयूब खान वुड हैव गॉन, अ न्यू सिस्टम वुड emerge, अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस वुड emerge। वो अयूब खान का सिस्टम वो स्ट्रांगली इंग्रेव्ड इन पाकिस्तान और वो एक मिलिट्री रिजीम थी। और जो 70s का पाकिस्तान था could never have predicted about the kind of Pakistan that we will witness in 80s। जिया आ जाएंगे, देखिए ना, कंटिन्यूएशन, पर्सनैलिटीज चेंज होना एक चीज होती है, हुकूमतें चेंज होना एक चीज होती है, पूरा सिस्टम चेंज हो जाना और उसकी आपको पता ही नहीं होने क्या। आपको मैं एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं कि 2008 से जो अभी प्रोसेस शुरू है उससे पहले सन 47 से लेके कोई एक हुकूमत भी, आप ये नहीं पता था कि जब सुबह उठे थे कि आज रात दूसरी हुकूमत होगी। अगर आप सोचें 65 साल तक आप ऐसी कंट्री चला रहे हैं और फिर कहते हैं तरक्की क्यों नहीं हुई है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मेरा ख्याल है एक तो हमने कि जी ये लॉ एंड ऑर्डर की खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं करना, दूसरा ये कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस में कमिटमेंट है। फिर तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पाकिस्तान में जो बहुत अच्छी चीज हुई है कि इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांग हुए हैं। जुडिशरी हमारी इट्स एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, और इसी तरह से मीडिया विच इज कंप्लीटली, बल्कि मोर देन कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। कोई रोल नहीं है हुकूमत का कि मीडिया में इंटरफेरेंस करे, और ये अच्छी चीजें होती हैं। हुकूमत में रहने वालों को अच्छी चीजें नहीं लगती कि उनका तो जाहिर है हमारा दिल करता है कि जुडिशरी भी हमारे अंडर हो और मीडिया भी हमारे अंडर हो, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वो ख्याल कर रहे हैं पाकिस्तान के अवाम का, मीडिया ख्याल कर रहे हैं पाकिस्तान के अवाम का, जुडिशरी ख्याल कर रही है पाकिस्तान के अवाम को रिप्रेजेंट कर रही है, उनकी फीलिंग्स, उनकी एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है, हुकूमत के लिए नहीं वो काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली हुकूमत बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जीक्यूटिव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच, लेकिन उस अपने अपने इंस्टीट्यूशन के काम होते हैं। और जिन मुल्कों ने तरक्की की है ऐसा ही है कि जी आपने एक तो अपना सफर का आगाज कर दिया विदाउट एनी अनसर्टेनिटी,
दूसरा इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होते चले गए ताकि वो दे आर चेक एंड बैलेंस ऑन दी एग्जीक्यूटिव को गलत काम करे। ठीक है, अभी वाला केस भी इसकी मेरा ख्याल और दूसरा ये है कि रेगुलर प्रोसेस में आपके इलेक्शन होते चले जाएंगे तो बड़ा अच्छा होगा। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछती हूँ, इससे पहले आप मुझे इजाजत दें कि मैं ऑपरेशन के दायरे कार पे बात करूँ। हमेशा ये कहा जाता था अंडर मिलिट्री रूल जीडीपी की परफॉर्मेंस देखते हुए, यूर स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, आप बेहतर समझते होंगे, बेहतर रही है पाकिस्तान के लिए, आप इसको सेकंड करेंगे, बाय करेंगे? बिल्कुल बेहतर रही है। 60s में जबरदस्त मैसिव ग्रोथ पाकिस्तान की थी जब अयूब खान का दौर था। 80s में बड़ी मैसिव ग्रोथ थी जब जिया का टाइम था और मुशर्रफ के दौर। लेकिन देखिए ना, वो हुआ कि हर दफा जैसे ही एंड हुआ धराम से पाकिस्तान गिर गया, तो वो ग्रोथ वाज नॉट सस्टेनेबल। वो इसकी जो प्राइमरी रीजन थी उसमें अनफॉर्चुनेटली वेस्टर्न हुकूमतों ने और इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ने एक ऐसा रोल प्ले किया कि देखिए ना, 1979 में सोवियत यूनियन में अफगानिस्तान में आए एंड पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट बन गया। फ्रंटलाइन स्टेट बन गया तो सारे पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए इकोनॉमिक सपोर्ट करने, इसी तरह से 9/11 के बाद मुशर्रफ साहब की हुकूमत में पाकिस्तान बिकेम द फ्रंट लाइन स्टेट, तो तमाम इकोनॉमिक एड, पुराने कर्जे माफ, बट दैट्स नॉट ग्रोथ। दैट वाज ग्रोथ होती है जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू और इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू और एक्सपोर्ट्स के थ्रू आप ग्रोथ सस्टेनेबल होती है। आप 2008 देख लें, 2008 में अभी रिसेंट हिस्ट्री, मुशर्रफ साहब गए अगस्त में और आप थर्ड क्वार्टर 2008 के अगर आप देखें, एवरीथिंग वर्स्ट पॉसिबल इन्फ्लेशन, वर्स्ट पॉसिबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, वर्स्ट पॉसिबल ग्रोथ रेट, स्टॉक एक्सचेंज बंद हो गया। पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ था स्टॉक एक्सचेंज, आई डोंट रिमेम्बर 3 महीने फाइनेंशियल क्राइसिस, बट ऐसा कैसे हो सकता है कि जी एक कंट्री में इतनी मैसिव ग्रोथ हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है और सब लोग अवाम खुश हैं, 7-8% हो रही है, वो तमाम बिकॉज दैट वाज कंजम्पशन बेस्ड, पैसा दबा के आ रहा था बाहर से, और वो जब पैसा आपने बंद कर दिया तो कंट्री ने तो कुछ प्रोड्यूस किया ही नहीं था। सो दैट वाज नॉट अ गुड थिंग दैट वाज हैपनिंग टू पाकिस्तान, दैट वाज अ बैड थिंग। ठीक है जी, आर्टिफिशियल ग्रोथ आप कहेंगे, सस्टेनेबल नहीं थी, बिल्कुल वैलिड किस्म का वायबल आर्ग्यूमेंट है। दूसरा सर, ऑपरेशन के दायरे कार पे बात कर लेते हैं। हम लोग अमूमन वो जो एक पहले बात थी, सिंध में जब हम कहते हैं इंटीरियर सिंध में जाया जाए तो वो कहते हैं सदर्न पंजाब क्यों नहीं जाते हैं? बिल्कुल सही क्वेश्चन है और होना भी चाहिए। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में 2013 जून में जब हुकूमत आई थी तो लॉ एंड ऑर्डर एक संगीन तरीन मसला था, मेरा ख्याल है सबसे बड़ा मसला लॉ एंड ऑर्डर था, और उसमें 3 एस्पेक्ट्स थे जो ब्रॉडली अगर हम डिफाइन करें, कराची, मिलिटेंसी एंड तालिबानाइजेशन ओवरऑल जो थी और खासतौर पर ट्राइबल एरियाज से जुड़ी हुई, और बलोचिस्तान। वो 3 इसलिए मैंने कहा कि तीनों के अलग अलग सोल्यूशंस थे। जो आपको मिलिटेंसी के खिलाफ और तालिबानाइजेशन के खिलाफ करना था या ट्राइबल एरियाज में करना था, उसकी नेचर डिफरेंट थी। कराची की ऑपरेशन डिफरेंट थी, बलूचिस्तान की ऑपरेशन डिफरेंट थी। तो इतने जहां संगीन मसाइल हों तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि अगर स्विट्जरलैंड में आज दोपहर एक रेड लाइट ब्रेक कोई करके जाएगा तो शाम को टीवी पर शायद बता रहे होंगे, बिकॉज वहाँ कभी कोई लॉ ब्रेक ही नहीं होता। लेकिन अगर वही खबर आप पाकिस्तान में देंगे तो लोग कहेंगे शायद हम पागल हो चुके हैं। तो प्रायोरिटाइज करना पड़ता है आपको कि सबसे पहले फिक्स, और कैपेसिटी होती है हुकूमतों के पास कि अप्रोच करने की, और पूरे पाकिस्तान को बम करना इज नॉट द सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। तो आपको बड़े देखभाल के और साथ साथ आपको एक बैलेंस रखना है, और वो बैलेंस क्या है कि आपको इकोनॉमी को भी निकालना है उस बहरान से, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी क्रिएट करनी है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी क्रिएट करना है। तो हर जगह बॉम्बिंग शुरू करते हैं, साउथ ऑफ पंजाब में भी करते हैं, इंटीरियर सिंध में भी करते हैं। सो व्हेन इट केम टू सिंध एंड वी हैड टू चूज बिटवीन कराची एंड इंटीरियर सिंध, क्लियरली कराची वाज द प्रॉब्लम। कराची वाज द मोस्ट डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड, एंड कराची और लाहौर को आप कंपेयर नहीं कर सकते, चाहे वहाँ जितने भी वो मोबाइल फोन चोरी होते हैं हों, ये मुझे नहीं पता, या स्ट्रीट क्राइम्स हों, इट्स नॉट कंपेरेबल। एक तरफ था एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू द कंट्री, दैट हैड टू बी एड्रेस्ड फर्स्ट, एंड देन द क्राइम्स ऑफ द अदर नेचर हैड टू बी एड्रेस्ड। और कैपेसिटी का भी प्रॉब्लम होता है। आप फौज को गरबे अजब में भी लगाए, फौज को यहाँ कराची में भी लगाए, फौज को बलूचिस्तान में भी लगाए, फौज ऑल्सो हैज टू बी रेडी ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर, फौज ऑल्सो हैड टू बी रेडी ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर। तो एक कैपेसिटी भी होती है आपकी, तो कैपेसिटी को तो फिर आपको प्रायोरिटाइज करना था। उसमें हमने कहा कि कराची
Talibanization and militancy, these are existential problems and have to be addressed. And بلوچستان تو ادھر سے شروع کیا تھا. اب وہ جو ہم نے کہا کہ ہم نے کراچی میں بہت سے سکسیسز اچیو کیے ہیں, زبردست سکسیسز اچیو کیے ہیں, اسی طرح سے ہم نے ملیٹنسی کے خلاف زبردست سکسیسز اچیو کیے ہیں, بہت کامیابیاں آئی ہیں. تو ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم ساؤتھ آف پنجاب نہیں, ہم کہہ رہے ہیں پنجاب پورا, جہاں جہاں پرابلم ہو وہاں اگر جہاں بھی آپریشن کرنے کی ضرورت ہو وہاں آپریشن ہوگا. بٹ آپریشن ایٹ دا لیول آف دا رینجرز, یہ نہیں کہ پولیس چپ کر کے بیٹھی تھی. بہت کامیابیاں پنجاب میں ہوئی ہیں, بڑے بڑے دہشت گرد یا آپ ملیٹنٹس ہیں ان کے خلاف ایکشن کیا گیا. ایک کون سے اسحاق یا پتہ نہیں مجھے نام بھول رہا ہے, وہ ان کے خلاف تو بہت پرابلم تو تھا, یہ کوئی بھی نہیں اگنور کر سکتا کہ پرابلم نہیں تھا. اور پاکستان ایک کنزرویٹو سوسائٹی ہے, تو اگر ہم یہ کہیں کہ جی یہ بینگ کنزرویٹو آپ بمبنگ شروع کر دیں تو ایک تھوڑا سا میرا خیال ہے فار فیچڈ سولوشن ہے اس کو. اور سو بھی obviously کس کا دل نہیں کرتا کہ پاکستان میں امن ہو, اور خاص طور پر جو حکومتیں ہیں وہ تو چاہیں گی کہ امن ہو. امن ہوگا تو معاشی ترقی ہوگی, معاشی ترقی ہوگی تو وہ عوام کے پاس واپس ووٹ مانگنے جب جائیں گے تو ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہوگی. لیکن اب تو سر سننے میں آ رہا ہے کہ یہ آف کورس میں آئی انڈرسٹینڈ لمیٹیشن ہے ریسورسز کی, ڈیفینس ایکسپینڈیچر ہمارا ابھی بھی بحیثیت قوم سب سے بڑا ایکسپینڈیچر ہے, لیکن یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ چیزیں ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں. سدرن پنجاب میں بھی کومبنگ آپریشن, انٹیریئر سندھ میں بھی اب ضرورت وقت بن چکا ہے. میں ایک اور سوال ان دا سیم کنٹینیوٹی آپ سے میں ریکویسٹ کروں گی. فیسیلیٹیشن آف کرائم, ٹیرر فائنانسنگ, یہ سب چیزیں ریپ کرتی ہیں وائٹننگ آف بلیک منی اینڈ دا انڈاکیومنٹڈ اکانومی, اس کے لیے کچھ ہو رہا ہے؟ ایک تو میرا خیال ہے ہم نے جو ایک نیریٹو پچھلے کچھ عرصے سے آنا شروع ہوا کہ لنکیج بٹوین کرپشن یا فائنینسز اینڈ یہ ٹیررزم, وہ تو اسٹیبلشڈ ہے, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. اور خاص طور پر 9/11 کے بعد امریکہ نے لیڈ کیا تھا اس پروسیس کو کہ آپ نے اگر ٹیررزم کو روکنا ہے یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو روکنا ہے تو آپ فائنینشیل ایسا ایسپیکٹ لائیں کہ اسٹیفل کر دے فائنینشیل فلو. اور اگر آپ فائنینشیل فلو ختم کر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہونے کے لیے پیسہ تو چاہیے. آپ نے ادھر سے ادھر پہنچانا ہے, ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچانا ہے, تو اگر آپ وہ اس پر کنٹرول کریں تو پورا بینکنگ ریفارمز آ گئے دنیا بھر میں کہ پیسہ بھیجنے پر کتنا اسٹرکٹ کنٹرول آ گیا. وہ جس کو وہ کہتے ہیں کہ بھیجنے والا کون ہے, ریسیو کرنے والا کون ہے. سو بینکرز ور میڈ ٹو اویئر کہ جی یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو بہت افیکٹولی ویسٹرن کنٹریز میں ہوا. پاکستان میں بھی ظاہر سی بات ہے, چاہے آپ دہشت گردی کراچی میں ہوں تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا پیسہ وہاں سے ٹرائبل علاقوں سے شاید فلو آ رہا ہو, بٹ وہ تو اس حد تک ہمیں بہت برے طریقے سے کریک ڈاؤن بھی کرنا چاہیے اور بہت حد تک کیا بھی ہے. ظاہر ہے پاکستان میں جو آپ بینکنگ سیکٹر یا فائنینشیل سیکٹر میں اس قسم کی کیپیسٹی جو ویسٹرن ورلڈ میں وہ تو نہیں ہے, تو ہم نے اس طرح کے ریزلٹس اچیو نہیں کیے ہیں. اسی طرح سے بہت سی جو ہماری حکومتیں رہیں وہ بہت ہی ریلیکس. سم ہے, سم کی ویریفیکیشن, آئی مین جس ملک میں اتنی دہشت گردی ہو اور اتنے عرصے تک ہو, یہاں سم تو ایک انٹیگرل پارٹ ہے دہشت گردی کا, بالکل 100%. I mean, there was no one interested in SIM verification. آپ خود بتا دیں. اور وہ ہم نے کتنے کروڑوں سمس کروڑوں کو ختم کیا. اسی طرح سے آپ کی جو نیشنل آئی ڈی کارڈ کی ویریفیکیشن ہے, there is no process کہ آئیڈینٹیفیکیشن آف دا پرسن از دا کارنر اسٹون. کہ جی آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کراچی میں کون کیا بس رہا ہے, تو موومنٹ کیسے ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. تو وہ تمام چیزیں ابھی آ کے پچھلے 2-3 سال میں بہت زیادہ ہوئی ہیں, لیکن ابھی بھی اس پر بہت کام ہونا ہے. لیکن یہ جو ایک یہ کامن فینومینا میں اس کو ضرور دور کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ایک کرپشن کی ہم بات کرتے ہیں جو کہ بہت ہی ایک ہمارے لیے ایک خراب چیز ہے جس کو ظاہر ہے ایلیمنیٹ ہونا چاہیے. آپ ہائی لیول کرپشن کی بات کر لیں یا نیچے طبقوں میں کرپشن کی بات کر لیں, اس کا جو لنکیج ڈیفائن کیا جاتا ہے نا کہ وہ لنکیج ہے وہ میرے نقطے سے صحیح نہیں ہے. اس لیے صحیح نہیں ہے, انڈیا میں تو بہت کرپشن ہے, انڈیا میں کوئی ٹیررزم نہیں ہے. تو اور پاکستان میں تو پہلے بھی کرپشن تھی اور ٹیررزم نہیں تھا. 60s میں کرپشن ہمارے یہاں نہیں تھی. آپ قائد اعظم کے بیان پڑھ لیں 1947-48 کے, تو اس میں تو کوئی ٹیررزم کا نام بھی نہیں جانتا تھا.
تو ٹو ڈیفائن کہ ایک کوئی بھی سینئر گورنمنٹ آفیشل کرپشن کر رہا ہے, وہ اس نے کرپشن کی اور اسٹیٹ میں وہ ٹیررسٹ وہ اپنے لیے کر رہا ہے اور سوئس بینک میں رکھنے کے لیے کر رہا ہے اور اپنی پیچھے جنریشن کے لیے کر رہا ہے, وہ یہاں ٹیررزم کے لیے. تو وہ اس قسم کا میرا خیال ہے ایک غلط تھنکنگ ایک پیدا کر دی گئی ہے. ایکسٹرنل اینیمیز, ایکسٹرنل ہمارے جو دشمن ہیں وہ بھی سر ابھی آئے ہیں, ان کے لیے بھی ایک جگہ مل گئی ہے جہاں پہ اگر ٹیرر فائنانس کرنے کی کوئی خواہش مند ہے تو اب وہ ان چیزوں کی جگہ پر انویسٹ کر سکتا ہے ملکی مفاد کے خلاف. اسائڈ دا پوائنٹ, سی پیک پہ تھوڑا سا آ جاتے ہیں. سی پیک کے سندھ کے لیے کیا ثمرات ہیں, اور کے سی آر تو آپ نے انکلوڈ کر دیا ہے سی پیک میں, کے ٹی بندر بھی چاہ رہے تھے انکلوڈ کرا جائے لیکن نہیں ہوا. ابھی وہ کیونکہ دیکھیں جب سی پیک میں آپ انکلوڈ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو پوری اسٹڈی کرنی پڑتی ہے, رائٹ, اور آپ کو بڑی پروفیشنل اور انٹرنیشنل کنسلٹنٹس کی فیزیبلٹیز اور تمام چیزیں بنا کے آپ لے کے جائیں گے تو کوئی سی پیک میں انکلوڈ کرے گا. ایک صفحہ لے کے جائیں گے تو وہ کٹی بندر وغیرہ کے حوالے سے جب تک وہ ایک کمپریہنسو اسٹڈی میکنگ اٹ وائبل پروجیکٹ نہیں سامنے آئے گا تو اس وقت تک ہم اس کو آگے لے کے نہیں جائیں گے. لیکن سی پیک کا اوور آل سندھ کے حوالے سے جو ہے بہت میجر امپیکٹ ہے. سندھ کے حوالے سے کیا پورے پاکستان, سی پیک از اے پاکستان پروجیکٹ, تو وہ جب ہم اس کو وہ کرتے ہیں نا کہ سندھ میں کتنا بینیفٹ ہے اور پنجاب میں کتنا ہے اور بلوچستان میں, تو ہم اس کا جو اوور آل امپیکٹ ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پر اگر 19-20 کا فرق کسی کی نظر میں ہو بھی تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے پاس میں ہم نے ایسے نیشنل پروجیکٹ کو ضائع ہوتے دیکھا کہ جس میں پروونشلزم یا ایتھنیسٹی کی وجہ سے ہم نے اوور آل پاکستان کا بینیفٹ چھوڑ کے اپنے صوبے کا بینیفٹ دے کے, کیونکہ کئی چیزیں اگر جو دیکھیں فیصلہ آباد میں اگر ٹیکسٹائل انڈسٹری گرو کر رہی ہے تو پورا پاکستان بینیفٹ کرتا ہے نا, کیونکہ اگر ایکسپورٹ وہاں سے بڑھے گی تو پورا پاکستان بینیفٹ کرے گا. فورن ایکسچینج ارننگ پورے, ایک تو یہ سمجھ آنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ شوڈ ناٹ کمپیٹ فار دا پروجیکٹس, سندھ از کمپیٹنگ. ابھی جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی سی پیک کی جس میں چیف منسٹر سندھ بھی گئے تھے, تمام چیف منسٹرز گئے تھے, اس میں سب سے زیادہ پروجیکٹس تھے وہ سندھ کے ہی اپروو ہوئے تھے. اور اسی طرح سے اگر آپ آج دیکھیں جو بجلی کے پروجیکٹس ہیں جو سی پیک کے اندر ہے, سب سے زیادہ سندھ میں, سب سے زیادہ سندھ میں. حالانکہ میں لوگوں کو تسلی دیتا ہوں کہ اگر سندھ میں ہوں یا بلوچستان میں ہوں یا پنجاب میں اس سے فرق نہیں پڑتا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام بجلی نیشنل گریڈ میں جائے گی اور وہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوگی. امپلائمنٹ جنریشن ہے, بٹ بجلی کے حوالے سے جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اس کا سینس بھی بنتا ہے. جس طرح اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم لوکل کول پر پروجیکٹس بنائیں گے تو لوکل کول پر بنائیں گے تو گھر کے قریب بنائیں گے نا, تاکہ وہاں سے کول پہنچنے میں آسانی ہو. تو وہ اس کی لاجیکل وجہ ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ ہم سوچے تھے کہ ہم چارسدہ میں بنائیں یا گھر میں بنائیں, تو اس کی ایک وجہ ہے. اس کے علاوہ انڈسٹریل زونز جو ہیں جو کوریڈور کے ساتھ ساتھ چلیں گے, اس میں ہر صوبہ اپنے اپنے حساب سے پروپوزل بھی پریپیئر کر رہے ہیں کہ کہاں میننگ فل انڈسٹریل زون بن سکتا ہے جس سے لوکل جو پاپولیشن ہے یا صوبے کی پاپولیشن ہے وہ اس میں اس کے اسٹرینتھس کیا ہیں کہ وہاں انڈسٹریل زون بنے اور وہاں امپلائمنٹ جنریشن ہو اور انفراسٹرکچر بنے, اکنامک ایکٹیویٹی کریٹ ہو. لیکن اس کا میں ساتھ میں سندھ سے باہر جا کے میں ایک تسلی کے لیے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان از دا فوکل پوائنٹ ہے اس حوالے سے, چونکہ جو گوادر ہے دیٹ از دا فوکل پوائنٹ, وہیں سے روڈز نکل رہی ہیں, وہیں سے ریلوے نیٹ ورک نکل رہا ہے, وہاں ہی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن رہا ہے, وہاں ہی انٹرنیشنل سی پورٹ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ بن رہا ہے, اور وہاں بجلی کے منصوبے ایبسولوٹلی, بٹ دیٹ ول بینیفٹ دا انٹائر کنٹری. تو میرا خیال ہے وہ ایک سی پیک ظاہر ہے سن چکے لوگ گیم چینجر ہے, اور پاکستان میں معیشت سمپل سی بات ہے, $55 بلین کے تو پاکستان میں تمام تاریخ میں اتنے پیسے نہیں آئے تھے, اور ابھی ایک پروجیکٹ میں اتنے پیسے ہیں. تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی یہ تھوڑا سا پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے اور 19-20 کا فرق بھی ہوتا ہے تو $55 بلین کا منصوبہ ظاہر ہے قومی مفاد میں, وہ ایک گروتھ کو لانگ ٹرم سسٹینیبل بیسس پر
एक इंश्योर करेगा और तमाम सूबों के लिए इंश्योर करेगा। कोल फायर्ड पावर प्लांट का आपने जिक्र कर दिया गवर्नर साहब, अभी झिंपीर पे अगर आ जाए उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, एक और थोड़ी सी क्लैरिटी दीजिएगा कि इन तमाम चीजों की जो पार्टनरशिप है और व्हाट्सएवर इसकी कंप्लीशन वक्त पे इनकी पाया तकमील ये कौन मॉनिटर कर रहा है? वफाक इसमें कोई मॉनिटरिंग में रोल अदा करेगी? वफाक तो कर ही रहे मॉनिटरिंग, बिकॉज हमारी ओवरऑल वफाक की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एहसन इकबाल साहब जो हैं एज प्लानिंग मिनिस्टर वो इसको तमाम एस्पेक्ट को मॉनिटर कर रहे हैं। और प्लानिंग कमीशन में जबरदस्त किस्म के प्रोफेशनल इस वक्त बैठे हुए हैं, जबरदस्त किस्म के प्रोफेशनल हैं जो आप टीवी पर और सामने नहीं देखते हैं, लेकिन दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल वर्क टू इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन। बिकॉज आई थिंक पाकिस्तान की जो कमजोरी रही है वो इम्प्लीमेंटेशन कमजोरी रही है हमारी, और हमारे पास इतने कॉम्पिटेंट लोग नहीं रहे कि भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हम अनाउंस करते हैं और उसके 10 साल के बाद पता चलता है वो प्रोजेक्ट आगे चला ही नहीं था, और फिर जब दोबारा आ रहा है तो वो 3 टाइम्स कॉस्ट के साथ आ रहे हैं। तो एक तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो टाइम पर जो आपने कहा, क्योंकि उसकी सबसे आप थोड़ा सा टाइम से आगे निकलते हैं तो कॉस्ट ओवररन हो जाता है। तो एक तो आपको वो इंश्योर करना है कि टाइम के हवाले से, और दूसरी बात ये है कि आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान, बिकॉज पूरी दुनिया अमेरिका से लेके बरतानिया और जापान तमाम ममालिक और इंडिया सब देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हवाले से सीपैक के हवाले से। सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान टू शो केस हाउ कॉम्पिटेंट वी आर, और हम इतना बड़ा मंसूबा हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और जबरदस्त तरीके से ऑन अ वर्ल्ड क्लास बेसिस कर सकते हैं। सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड एवरीवन मस्ट पार्टिसिपेट और भरपूर अंदाज से सपोर्ट करना चाहिए। रुपये साहब, वक्त मेरा कम है लेकिन मुकाबला तक आपसे आखिरी सवाल में थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली ये जानूंगी कि सिंध हुकूमत आप अगर देखते हैं बतौर ऑफ कोर्स मरकजी रिप्रेजेंटेशन भी और बतौर एक जनरल भी स्पेक्टेटर के, परफॉर्मेंस वाइज आप कैसे आप समझते हैं कि इस वक्त खुशाइंद है या तसल्ली बख्श है फर्स्टली, और सेकेंडली ये बता दें कि सरमायाकारी चाहे वो लोकल हो या चाहे फॉरेन हो, इंटीरियर सिंध में उनके इंडिजनाइजेशन के ऊपर कितना काम किया जा रहा है? फार्मिंग है, उनके जो शोबे हैं उनको क्यों नहीं डेवलप किया जाता है? एक तो ये सिंध की हुकूमत के हवाले से मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर जब से आए हैं तो मेरा ख्याल है तमाम पाकिस्तान एग्री करेगा मेरे साथ कि ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और भरपूर अंदाज में काम कर रहे हैं, और बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़ा अच्छा बैकग्राउंड है, प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। सो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, एंड आई थिंक सिंध नीडेड अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द क्वालिटी ऑफ मुराद अली शाह, और इंशाल्लाह ताला डिलीवर भी करेंगे टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द पीपल ऑफ सिंध। जहाँ तक आपका ताल्लुक है कि इंटीरियर सिंध में बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें हम डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स को ला सकते हैं और वहाँ इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पर हम काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हम शोकेस करेंगे। अभी मार्च की 3 तारीख को एक दुबई में इवेंट है जिसमें मैं जा रहा हूँ, पाकिस्तान का इवेंट है, तो उसमें हम ज़ाहिर है ओवरऑल पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। उसकी साइडलाइंस पर हमने सिंध के हवाले से काफ़ी वो इन्वेस्टर्स वगैरह से वो मीटिंग्स रखी हैं जिसमें हम अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कि इंटीरियर सिंध में और कराची में क्या है, और दिस इज़ द ओनली वे गोइंग फॉरवर्ड। हुकूमतें जो हैं एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम करती हैं। सी पैक की आपने एग्जांपल दी थी, सी पैक इज़ अ क्लासिक एग्जांपल कि आप इन्वेस्टमेंट लेके आए और उसको आप उसके थ्रू आप फॉर्म तो जनरेट करते करते मुद्दतें गुजर जाएंगी और उससे ओवरऑल आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, ओवरऑल टैक्स बेस बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, तमाम इट्स अ विन विन फॉर एवरीवन। सो एब्सोल्युटली राइट कि इंटीरियर सिंध हैज टू बी अपलिफ्टेड इन द वे दैट हैज नेवर हैपेंड इन द लास्ट 70 years, लेट मी से दैट। एंड मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया कि उसको उस तरह का पुश मिले कि ताकि वो लोग भी खुश हों और एक उम्मीद रखें फ्यूचर के लिए। थोड़ा सा डिस्क्लेमर यहाँ पे देर आए दुरुस्त आए वाला हो जाएगा। वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम, बहुत ही मशकूर सर कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपके डिस्पाइट बहुत ही बिजी हेक्टिक स्केड्यूल है, एंड इट हैज बीन अ डिलाइट लेट मी टेल यू टू इंटरव्यू यू कॉम्प्रिहेंसिवली। आज हमने बात की है इस खुसूसी नशिस्त में 32nd गवर्नर सिंध मिस्टर मोहम्मद जुबैर से, ये जाना है कि सिंध के लिए वैसे जनरली वो क्या एन्विजन करते हैं, वफाकी हुकूमत प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के यहाँ पर क्या इनिशिएटिव्स हैं, और सूबाई और वफाकी
हुकूमतों में जो कोऑर्डिनेशन और अच्छा लाइजॉन है उसको कैसे यकीनी बनाया जा रहा है। काफी कुछ है और सिंध की आवाम और बिलखुसूस इस सूबे का, क्योंकि हम इस नशिस्त में जिक्र कर रहे हैं, काफी मच अवेटेड है कुछ इस तरह की चीजें जो आवाम जिसको लुकअप कर रही हैं और अपने हुक्मरानों को लुकअप कर रही हैं। इसी एक्सपेक्टेशन के साथ, इसी नोट के साथ आज एंड करेंगे कि ये तमाम चीजें डिलीवरेंस तक और इनकी कंप्लीशन तक, पाया तकमील तक जा पाएंगी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज। This time check is brought to you by Zong. A new dawn, a new dream. Zong 4G.